नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से आर्थिक पैकेज के बारे में देश को बताया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। अगर मोदी सरकार के कुल पैकेज के पैसों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ही खर्च कर दिया जाए तो तकरीबन 700 जिलों में ऐसा एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा किया जा सकता है। अगर मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज को बुलेट ट्रेन में लगा दिया जाए तो मुंबई अहमदाबाद जैसे 18 रूटों पर बुलेट ट्रेन दौड़ सकती है। अगर मोदी सरकार के कुल आर्थिक पैकेज को राफेल विमान पर ही खर्च कर दिया जाए तो देश को 1100 के करीब राफेल विमान मिल जाएगा। अगर मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज को एम्स निर्माण पर खर्च कर दिया जाए तो देश भर में 1800 एम्स अस्पताल होंगे। अगर 20 लाख करोड़ के पैकेज को देश के 130 करोड़ लोगों में बांट दिया जाए तो हर किसी के हाथ में तकरीबन 15,300 रुपए आएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें हर एक वर्ग का हिस्सा है। अब एक आदमी को आज के ऐलान से क्या फायदा होने वाला है ये आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आदमी हाथ गाड़ी खींचता हुआ दिख रहा है। उस हाथ गाड़ी पर एक महिला बैठी है, गोद में बच्ची को लिए। पूछने पर बताता है कि वह हैदराबाद से आ रहा है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार इस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम रामू है। ये मध्य प्रदेश के एक बालाघाट का रहने वाला है। हैदराबाद में मजदूरी करता था। लॉकडाउन के कारण जहां ये काम करता था वहां पर काम बंद हो गया। गुजारा ना चल सके तो पैदल ही घर की ओर निकल लिया। जब काफी दूर चलने के बाद भी कोई उपाय नहीं दिखा तो रास्ते में पड़े बांस इत्यादि से हाथ गाड़ी बना ली। उस पर पत्नी और बेटी को बिठाकर उसे खींचता हुआ रामू घर की ओर बढ़ गया। तकरीबन 800 किलोमीटर चलने के बाद ये लोग बालाघाट की सीमा पर पहुंचे। लौंजी के एसडीओपी नितेश भार्गव इस बारे में बताया। क्या बताया? उन्होंने बोला कि हमें बालाघाट की सीमा पर एक मजदूर मिला जो अपनी पत्नी धनवंती के साथ हैदराबाद से पैदल आ रहा था। साथ में 2 साल की बेटी थी जिसे वह हाथ की बनी गाड़ी से खींचकर यहाँ तक लाया था। हमने पहले बच्ची को बिस्किट दिए और फिर उसे चप्पल ला कर दी। फिर निजी वाहन से उसे उसके गाँव भेज दिया। वीडियो में भी रामू को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हैदराबाद में उसे आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। 17 दिन तक लगातार चलने के बाद ये परिवार अपने घर के पास पहुंचा। रामू ने बताया कि उसकी मेडिकल जांच भी हो चुकी थी। दूसरी सुर्खी, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, यहाँ का कोसमी इलाका। यहाँ 72 बरस के गजन बड़केरे रहते हैं। सड़क किनारे सब्जी की छोटी सी दुकान लगाते हैं। लॉकडाउन के वक्त भी वे अपने काम कर रहे थे क्योंकि परिवार का पेट पालना है। लेकिन इस काम के चक्कर में पुलिस वालों ने उन्हें कठोर सजा दे डाली। क्या सजा दी? गजन को बुढ़ापे के कारण ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। पुलिस ने उसे 10 मई की शाम 10 उठक बैठक लगवाए। छिंदवाड़ा कांग्रेस आईटी सेल ने फेसबुक पर इस घटना का एक वीडियो डाला। पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा किया। इंडिया टुडे से जुड़े राजेश भाटिया ने मामले की और जानकारी दी। बताया कि डिप्टी रेंज श्रीराम पिंपलकर ने गजन को ये सजा दी थी। क्यों दी सजा? श्रीराम पिंपलकर का कहना है कि लॉकडाउन के नियम के मुताबिक सुबह 7 से 11 बजे ही सब्जी की दुकान खोलने के निर्देश हैं। गजन ने देर तक दुकान खोल रखी थी। वो कहते हैं 2-3 बार पहले समझाया था लेकिन जब नहीं माना तो उनसे उठक बैठक लगवाई गई। हिदायत दी कि आगे से भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। नगर पालिका के अधिकारी लोग भी हमारे साथ थे, वो कार्रवाई करते। हमने सोचा बुजुर्ग हैं इसलिए उठक बैठक लगवाकर छोड़ दिया। इस पर बुजुर्ग क्या कहते हैं? उन्होंने बताया कि उन्हें सब्जी की दुकान खोलने और बंद करने का वक्त नहीं पता था। आगे कहा समय पता नहीं था, हम दुकान पर बैठे थे, वो पुलिस आए और उन्होंने हमसे उठक बैठक लगवाई। मैं कह भी रहा था कि हम दुकान बंद कर देंगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। मेरी उम्र 71-72 साल है। बहुत तकलीफें हुई। अगर वो हमें समझा देते तो हम समझ जाते। जो हुआ गलत हुआ। अब इस पर प्रशासन का क्या कहता है? लॉकडाउन में 7 से 11 बजे तक सब्जी की दुकानें खोलने की परमिशन है। वैसे भी बुजुर्ग को कोरोना के वक्त थोड़ा संभल कर रहना होगा। दूसरा, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई अगर बुजुर्ग है तो नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे समझाया जाए। इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मैंने भी उसे देखा तो लगा कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब बारी है बड़ी खबर की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री सीतारमण ने विस्तार से आर्थिक पैकेज के बारे में देश को बताया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें हर एक वर्ग का हिस्सा है। अब एक आदमी को आज के ऐलान से क्या फायदा होने वाला है? सरकार ने मार्च में 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारी के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्सों का 12% रकम पीएफ खाते में जमा करने का ऐलान किया था। कोरोना संकट की वजह से सरकार मार्च से रकम डाल रही है और अब अगस्त तक डालने का ऐलान किया है, यानी कर्मचारी के पीएफ खाते में 6 महीने तक सरकार पैसा डालेगी। इस बीच जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक बड़ी राहत दी है, जिससे अब उनकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को 3 महीने तक बढ़कर सैलरी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत 12% से कम करके 10% कर दिया गया है। इस बदलाव से पहले भी कर्मचारियों के बेसिक प्लस डीए से 12 हिस्सा पीएफ रकम के तौर पर कट जाती थी और अलग 12% रकम एम्प्लॉयर की ओर डिपॉजिट की जाती थी। लेकिन अब अगले 3 महीने तक 12% की जगह 10% रकम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की ओर से पीएफ में डाले जाएंगे, यानी 2% पीएफ की राशि कम कटेगी। इससे हर कर्मचारी को करीब 4% पीएफ वाली रकम सैलरी में जुड़कर आएगी। सरकार के मुताबिक अगस्त तक इन हैंड सैलरी बढ़कर मिलेगी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिलेगा, उनका कंट्रीब्यूशन 12% ही रहेगा। अब आइए बताते हैं कि एक कर्मचारियों को पीएफ कम कटने से कितनी बचत होगी। मान लीजिए कि किसी की सैलरी 50,000 रुपये महीने है और उन्हें इन हैंड करीब 45,000 रुपये मिलता है। 50,000 रुपये की सीटीसी पर बेसिक प्लस डीए करीब 16,000 रुपये होता है। इस हिसाब से कर्मचारी की सैलरी से 12% यानी 1,920 रुपये पीएफ खाते में ट्रांसफर होता है, जबकि इतनी की राशि एम्प्लॉयर भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डालता है। ये आंकड़ा 12% पीएफ के हिसाब से जोड़ा गया है। अब अगले 3 महीने तक कर्मचारियों के 10% पीएफ कटेंगे, यानी 50,000 वेतन वाले कर्मचारी को करीब 300 प्लस 300 यानी 640 रुपये की बचत होगी, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के 2% पीएफ कम कटेंगे, यानी अगली सैलरी इन हैंड करीब 45,640 रुपये लगेगी। हालांकि इससे पीएफ के कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। हालांकि कुछ कंपनियों ने एम्प्लॉयर का हिस्सा भी कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी में जोड़ देती है, जबकि कुछ अलग से कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे जो कंपनियां अलग से देती हैं वो अब क्या सरकार से मिले फायदे को कर्मचारियों को सैलरी में देगी या फिर खुद रख लेगी? अगर कंपनी खुद रख लेती है तो फिर कर्मचारियों को इस बदलाव से 320 रुपये सैलरी बढ़कर मिलेगी। हालांकि इस कर्मचारियों को एक नुकसान भी है। उन्होंने पीएफ की रकम पर 80C के तहत आयकर छूट मिलती है। ऐसे में इन हैंड ज़्यादा सैलरी आने से टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि केवल पीएफ पर टैक्स मिलता है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। लेकिन सवाल है कि अगर इस रकम को सरकार के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में खर्च किया जाए तो क्या स्थिति रहेगी? आइए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण, देश में तकरीबन 735 जिले हैं। वहीं गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बजट तकरीबन 3,000 करोड़ था। अगर मोदी सरकार के कुल पैकेट के पैसों को सिर्फ ऐसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर खर्च किया जाए तो तकरीबन 700 जिलों में ऐसा एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण, अनुमान के मुताबिक बुलेट ट्रेन के पहले प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई का बजट 1.10 लाख करोड़ है। अगर मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज को बुलेट ट्रेन में लगा दिया जाए तो मुंबई अहमदाबाद जैसे 18 रूटों पर बुलेट ट्रेन दौड़ा सकती है। तीसरा उदाहरण, भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान के करीब 59,000 करोड़ की डील हुई है। अगर मोदी सरकार के कुल आर्थिक पैकेज के राहत को विमानों पर ही खर्च कर दिया जाए तो देश को 1,100 के करीब राफेल विमान मिल जाएंगे। चौथा उदाहरण, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स के प्रोजेक्ट के लिए 1,011 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। अगर सरकार के आर्थिक पैकेज को एम्स निर्माण पर खर्च कर दिया जाए तो देश भर में 1800 एम्स अस्पताल होंगे, यानी देश के अधिकतर जिलों में 2 से ज़्यादा एम्स अस्पताल बन सकते हैं।
यहाँ आपको बता दें कि एम्स निर्माण के लिए हर राज्य में एक समान खर्च नहीं होता है, कई राज्यों में इससे अधिक भी है। सरकार ने इस साल शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह रकम सरकार के आर्थिक पैकेज से करीब 20 गुना कम है। पांचवा उदाहरण, अगर 20 लाख करोड़ के पैकेज को देश के 130 करोड़ लोगों में बांट दिया जाए तो हर किसी के हाथ में तकरीबन 15,300 रुपए आएंगे। सरकारी आंकड़ा बताता है कि साल 2019 में भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 62,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मतलब लोगों का कर्ज कम हो सकता है। भारत पर मार्च 2019 तक कुल बाहरी कर्ज 543 अरब डॉलर, करीब 37,758 अरब रुपए था। इस कर्ज को आर्थिक पैकेज के मामूली हिस्से से भी खत्म किया जा सकता है। छठा उदाहरण, सरकार ने नए संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए करीब 36,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। सरकार का आर्थिक पैकेज इससे 55 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि अगर सरकार ने आर्थिक पैकेज को इन प्रदेशों पर खर्च कर दिया जाए तो पूरा क्लेवर बदल जाएगा। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।